जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एजुकेशन एरा पर। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था आपको वर्ड के बारे में, आपको वर्ड के बारे में अच्छे से पढ़ाया था। उससे पहले मैंने लेटर्स के बारे में पढ़ाया था। तो बिल्कुल इसी तरह सीक्वेंस से चलेंगे, लेटर्स, वर्ड, और आज बताएंगे सेंटेंस के बारे में। तो आज आप लोग जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आएगा कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है या फिर सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम देखेंगे कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। लेकिन सिर्फ यहां नहीं रुकना है। अब ये नहीं कि आपको मैंने बता दिया पहला पॉइंट तो आप सोचने लग जाओगे, नहीं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब वर्ड्स का वो समूह, वर्ड्स का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, जिसको क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। तो आगे उसका क्या कंडीशन है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर। पुट टुगेदर, जो वर्ड्स है वो पुट टुगेदर मतलब साथ में होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, इन अ सर्टेन ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर से होना चाहिए। वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। कैसा इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो देखते हैं। गिविंग अ कंप्लीट सेंस मतलब कि सेंटेंस उसको कहेंगे जब शब्द एक अपने समूह में रहेगा और एक सार्थक समूह में रहेगा, अरेंज समूह में रहेगा, और वो एक कंप्लीट सेंस देगा। तो वही डेफिनेशन बोलता है हमारा कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर गिविंग अ कंप्लीट सेंस। अगर कोई सेंटेंस सेंस नहीं देगा तो हमारा वो सेंटेंस नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि इट फॉलोज द रूल्स ऑफ ग्रामर। वो ग्रामर का रूल को फॉलो करना चाहिए। वो सेंटेंस हमेशा ग्रामर के रूल को फॉलो करना चाहिए। वो उसकी फितरत में होनी चाहिए। तो दो चीज होना चाहिए। एक तो क्या है कि सर्टेन ऑर्डर में रहना चाहिए और गिवन कंप्लीट सेंस, और कंप्लीट सेंस दे। दूसरा क्या है, ग्रामर के रूल को फॉलो करें। तो अब देखेंगे उदाहरण कि किसको सेंटेंस बोलेंगे और किसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो पहला एग्जांपल मेरे पास है कि द बॉय इज गोइंग टू स्कूल। द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, इसमें बहुत सारे टर्म है दोस्त। सबसे पहला टर्म है द बॉय। ये आर्टिकल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सर, तो आर्टिकल के टाइम पढ़ाऊंगा द के बारे में। फिर इज जो है इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। आगे जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा आपको इज के बारे में। फिर यहाँ गो जो मेन वर्ब है, लेकिन इसके साथ ये आईएनजी लगा हुआ है। ये आईएनजी कहीं पे ये जीरंड का काम करता है, कहीं पे सिंपल सा V4 का काम करता है। फिर ये टू इन्फिनिटिव स्कूल। तो ऐसा ऐसा इसमें बहुत सारा टर्म है, लेकिन आप उतना मत देखिए। आप सिर्फ ये देखिए कि ये एक सेंटेंस है या नहीं है। तो कैसे देखेंगे, तो द बॉय इज गोइंग टू स्कूल पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस मेरा है कि गोइंग इज अ स्कूल टू द बॉय। अब आप खुद अपने कॉमन सेंस से फोकस कीजिए कि आपको दोनों में कौन सा ऐसा सेंटेंस लग रहा है जो अरेंज्ड वे में है और जो ग्रामर का रूल को फॉलो करता है और जो कंप्लीट सेंस देता है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा, वही एक ऐसा सेंटेंस है इसमें जो क्या करता है, ग्रामर के रूल को फॉलो करता है, कंप्लीट सेंस देता है और एक सर्टेन ऑर्डर में है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है वो बिल्कुल ही अरेंज्ड वे में नहीं है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। तो आगे हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस देखने से पहले देखते हैं इसका कुछ अपवाद, जिसको एक्सेप्शनल बोलते हैं। तो क्या है एक्सेप्शन इसका, कि एक सेंटेंस में प्राय ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि आप जाने पहले कि सेंटेंस में हमेशा प्राय ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। लेकिन क्या, तो सेंटेंस का एक प्रकार है। सेंटेंस वैसे 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन सेंटेंस का एक प्रकार है जिसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें जो वर्ड आता है वो क्या आता है, आज्ञा, अनुरोध या सलाह बोधक।
इस तरह का उसमें वर्ड आता है। जब आप उसका हिंदी करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि वो आज्ञा दे रहा है या अनुरोध कर रहा है या किसी को सलाह दे रहा है। तो जब इंपरेटिव सेंटेंस में जब ये बात आएगा तो उसमें क्या होता है कि केवल एक वर्ड से भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। जैसे में क्या है, कम, आओ, गो, जाओ, राइट, लिखो। लेकिन अब आप बोलेंगे कि इसमें सिर्फ एक वर्ड, सिर्फ वर्ब से हम कैसे सेंटेंस बना लिए? वहां पे तो डेफिनेशन था कि ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसमें क्या है, सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है। और इस तरह के सेंटेंस में जितने भी तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस हैं और कुछ कुछ वैसे एक्सेप्शनल चीजें आपको मिलेंगी, तो उनका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है यू। और जब आप नरेशन पढ़ोगे, थोड़ा सा हायर जब पढ़ोगे एडवांस की ओर नरेशन, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस बिल्कुल ऐसा ही आएगा। आपको अपने मन से यू के अनुसार वहां पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का चेंजिंग करना होता है। तो हम ये मान के नहीं चलेंगे, यहाँ पे ये ट्रूथ है कि कम सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हिडन क्या रहता है, यू एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे हिडन रहता है। तो चलिए अब देखते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो चलिए अब हम काइंड ऑफ सेंटेंस देखने से पहले ये देखेंगे कि पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या क्या होता है। तो इसको जानने के बाद हम सेंटेंस को और अच्छी तरह समझ पाएंगे, तब हम चलेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस में हम चलते पहले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ सेंटेंस का सबसे पहला अंग है सब्जेक्ट, फिर है हेल्पिंग वर्ब, उसी को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, फिर है मेन वर्ब, फिर है ऑब्जेक्ट। लेकिन हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। आप क्लास 4-5 में आपके पास एक इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर हुआ होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो वह यही है, पहला सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में जो भी चीज है, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो क्या है, प्रेडिकेट। तो सबसे पहले टर्म बाय टर्म जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं। कर्ता मतलब वैसा जो काम करता है। सब्जेक्ट का मतलब वैसा जो काम करता है। कोई भी सेंटेंस आप पकड़ के देख लो, तो जब भी आप किसी सेंटेंस में ये देखना कि कुछ ऐसे किसी के बारे में बताया जा रहा है जो काम करता है, जो सेंटेंस में काम करने का काम करता है, वही है सब्जेक्ट। और या तो इसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे इसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे होगा कि फ्रॉक लाल है, तो फ्रॉक यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया क्योंकि फ्रॉक के बारे में कहा गया। होगा राम अच्छा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया क्योंकि राम के बारे में कहा गया। राम बाजार जा रहा है, तो राम कोई काम कर रहा है ना, तो सब्जेक्ट कौन होगा, राम, तो ये होगा सब्जेक्ट। फिर उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कुछ ज्यादा नहीं है, इसी को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ये बस मेन वर्ब का मूड तय करता है कि मेन वर्ब का मूड क्या है, उसका टेंस क्या है और उसका वॉइस क्या है, बस इसका इतना ही काम रहता है। वो जिस टेंस में रहेगा उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे पास्ट टेंस में तो वाज वेयर, प्रेजेंट टेंस में तो इज एम आर, और फ्यूचर टेंस में तो शैल विल। तो उसी प्रकार से ये मूड तय करता है, मेन वर्ब का मूड तय करता है। कौन तय करता है, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब। फिर आते हैं मेन वर्ब में। अभी आप सीखे सब्जेक्ट के बारे में और हेल्पिंग वर्ब के बारे में, अब आएंगे मेन वर्ब के बारे में। तो मेन वर्ब कुछ ज्यादा ही नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या है, इट शोज द एक्शन, इट शोज द एक्शन। जैसे कि मैंने उस आपको एक एग्जांपल में बताया था कि राम बाजार जा रहा है, तो यहां पे राम को मैंने बता दिया था आपको कि ये सब्जेक्ट है। अब है ये इट शोज द एक्शन, इट शोज द एक्शन मतलब काम, जो क्रिया है, जो एक्शन है, उसी को ये दर्शाता है। मेन वर्ब क्या है, जो मेन एक्शन है उसको ये दर्शाता है। तो यहाँ पे एक्शन क्या है, क्या हो रहा है काम, एक्शन क्या हो रहा है, तो जाने का काम हो रहा है, तो ये इसका क्या है, मेन वर्ब है। फिर आइए ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट के बारे में सिंपल सा क्या टर्म है कि द पर्सन और द थिंग, द पर्सन और द थिंग दैट रिसीव द एक्शन, दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। मतलब कि वैसा पर्सन या फिर वैसा वस्तु, वैसा पर्सन या फिर वैसा वस्तु जो रिसीव करता है किस चीज का एक्शन, वर्ब का एक्शन। अब जैसे देखिए जा रहा है, तो जा रहा है, राम सब्जेक्ट है, राम जा रहा है, तो
तो ये जाने का एक्शन किधर की ओर हो रहा है, मतलब इसका एक्शन पूरा पूरा डिपेंड किस पे कर रहा है, तो बाजार की तरफ डिपेंड कर रहा है। जैसे सोहन गेंद से खेल रहा है, तो खेलने का काम क्या हो रहा है, गेंद से। तो जो वर्ब का जो एक्शन है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे, तो जिस भी वर्ड पे वो डिपेंड करेगा उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो यही सा सिंपल सा चीज है, पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट एक अकेला जिसमें होगी जो काम करता है, उसके बाद प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या, जो मूड तय करता है, मेन वर्ब का मूड तय करता है, वो किस टेंस में है, किस वॉइस में है। फिर मेन वर्ब क्या है, जो एक्शन को दिखाता है। ऑब्जेक्ट क्या है, जो सीधा सीधी बात है कि जिस पे वर्ब का प्रभाव पड़ता है, जिस पे वर्ब का प्रभाव पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द एजुकेशन एरा को। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों को जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है, और जो चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना और बिल्कुल आसान भाषा में इंग्लिश सीखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।